हाय बच्चों, टुडे वी आर टेकिंग कुबला खान और ए विजन इन अ ड्रीम अ फ्रेगमेंट। एस.टी. कोलरिज सैमुअल टेलर कोलरिज वॉज इमेजिनेटिव इवन एज ए चाइल्ड। एक बच्चे की तरह वो इमेजिनेटिव था। ही स्टडीड एट कैम्ब्रिज, वो कैम्ब्रिज में पढ़ा। इन 1797 ही मेट वर्ड्सवर्थ। द टू बिलोंग टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स। जो वर्ड्सवर्थ से वो मिला, और तो सैमुअल टेलरिज कोलरिज और वर्ड्सवर्थ दोनों ही रोमांटिक पोइट्स की फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग करते थे। कोलरिज वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग द सुपर नेचुरल एज रियल। तो जो कोलरिज था उसके पास में तो यह विद्या थी कि वो सुपर नेचुरल को वो रियल की तरह बता दे सकता था। एंड वर्ड्सवर्थ वुड ट्राई टू रेंडर ऑर्डिनरी रियलिटी एज रिमार्केबल एंड स्ट्रेंज। और वर्ड्स के अंदर ये कला थी कि वो ऑर्डिनरी रियलिटी को वो रिमार्केबल या स्ट्रेंज कर सकता था। बायरन, शेली, किड्स ये सेकंड जनरेशन के पोइट्स हैं। द जेनेसिस ऑफ दिस पोइम वॉज ए विजन सीन बाय कोलरिज इन अ ट्रांस लाइक स्टेट ऑफ माइंड। ये जो इसका जो आरंभ हुआ था, ओरिजिन हुई इस पोइम की, वो कोलरिज की सेमी कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड से हुई है। जब वो थोड़ा सा अर्ध चेतन अवस्था में था तब उसने इस पोइम को लिखा था। ही ट्राइड टू कैप्चर इट्स एसेंस। उसने इस पोइम की सार को पकड़ने की कोशिश करी। एक्चुअल में क्या है कि वो जब सेमी कॉन्शियस स्टेट में, तो उसने इस पोइम को कंपोज किया, और उसके आफ्टर अवेकनिंग जब उसको वो लिखने लगा तो वो इस चीज़ को नोटिस करने की कोशिश कर रहा था कि इसका सार क्या है, मेरे दिमाग में ये पोइम आई क्यों। लेकिन इसके पहले कि उसको कुछ कंप्लीट कर पाता, एक ट्रांस विजिटर जो एकदम से कोई व्यक्ति आ गया और उसने इस पोइटिक फ्लो को इररिपेरेबल ब्रेक कर दिया। कुबला खान 13th सेंचुरी का एक बहुत डायनेमिक फिगर था, रूलर था, जो युवन डायनेस्टी या मंगोल डायनेस्टी का वो रूलर था। और उसने शेंगडू नाम से एक समर कैपिटल बनाई थी। शेंगडू जेनडू का ओरिजिनल नेम शेंगडू है। इसका डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे मेरे नोट्स में दिया हुआ है। तो वो शेंगडू कैपिटल में कुछ अच्छी गार्डन्स, उसमें गार्डन्स थे, फर्टाइल लैंड थी, उसमें कुछ रिवर भी बहती थी। वो समर कैपिटल थी, लेकिन एल्फ नाम का उसमें कोई उल्लेख नहीं मिलता है। और ये शेंगडू जो कैपिटल थी उसका लिटरेचर भी सैमुअल टेलर कोलरिज को किसी पुरकास नाम के एक ट्रेवलर की बुक में से मिला था। तो वो पुरकास पिलग्रिमेज पढ़ रहा था, उसमें शेंगडू नाम की जगह जेनडू नाम आया था, और वो उस जेनडू नाम से ही उसने इस पोइम को लिखना शुरू किया। इन जेनडू डिड कुबला खान ए स्टेटली प्लेजर डोम डिक्री। कुबला खान ने एक आदेश देकर के जेनडू में एक स्टेटली मतलब मैग्निफिसेंट, स्प्लेंडिड, एलिगेंट, एक बहुत बड़ा भव्य महल उसने बनवाया। डिक्री मीन्स जब कोई किंग ऑर्डर देता है, दैट इज कॉल्ड डिक्री। किंग्स ऑर्डर इज कॉल्ड डिक्री। तो उसने एक स्टेटली प्लेजर डोम बनवाया एक डिक्री देकर। वेयर एल्फ द सेकंड रिवर रेन थ्रू केवंस मेजरलेस टू मैन। वहां पर एक एल्फ नाम की एक यह है फिक्शनल रिवर। जेनडू फिर भी ओरिजिनल है, परंतु एल्फ फिक्शनल है, जो उसकी कल्पना में एल्फ नाम उसने दिया है। वहाँ पर एक पवित्र नदी एल्फ रिवर बहती है। ये बहती थी जो मेजरलेस केवर्न्स होकर के, जो ऐसी गुफाएं जो बहुत लंबी है, जिसको नापा भी ना जा सके, मनुष्य जो इसको नाप नहीं सके, ऐसी गुफाओं से होकर वो बहती थी डाउन टू ए सनलेस सी। और वो एक सनलेस सी में जाकर गिरती थी। सनलेस सी का मतलब जहाँ पर सूरज की किरणें ना पहुँच सके, इतना विशाल, इतना बिग एंड वास्ट कि जहाँ पर सूरज की किरणें ना जा सके, इतना डेप्थ कि जहाँ सूरज की किरणें अंदर तक ना जा सके। इसका मतलब वहाँ पर या तो अंधेरा माने, या वहाँ पर जीवन नहीं माने, या फिर जो बोल सकते हो मृत सागर, जो
आफ्टर द डेथ वाली कंडीशन आती है जहां पर जीवन नहीं है। तो डाउन टू ए सनलेस सी, टू ट्वाइस 5 miles ऑफ फर्टाइल ग्राउंड विथ वॉल्स एंड टावर्स वर गिल्डल्ड राउंड। वहां पर ट्वाइस 5 miles मतलब 10 मील तक एक फर्टाइल ग्राउंड है, विद वॉल्स एंड टावर्स विद ग्रिडल राउंड, जिसके चारों तरफ दीवारें और टावर बने हुए हैं, उनसे वो एनसर्कल्ड है। एंड देयर वर गार्डन्स ब्राइट विद सिनुअस रील्स। सिनुअस का मतलब होता है मीएंडर, लाइक जो तिरछी ऐसे घुम घुमा कर चलती है। रील्स मीन्स जहाँ पर छोटी छोटी नदियाँ होती, धाराएं होती है, तो उस गार्डन से होकर के वहाँ से सिनुअस रील्स बहुत सारी निकल रही है। इस पोएम की खास बात है विजन, या ये विजनरी रिच पोइम है। यहाँ पर आपको विजन ज़्यादा मिलेंगे, तो उन विजनों को आपको कलेक्ट करना है अपने माइंड के अंदर। वेयर ब्लॉसम्ड मैनी एन इंसेंस बियरिंग ट्री एंड हियर वर फॉरेस्ट एंसेंट एज द हिल्स एनफोल्डिंग सनी स्पॉट ऑफ ग्रीनरी। वहाँ पर क्या है कि फूल खिले हुए हैं, पेड़ पौधे से वहाँ पर खुशबू आ रही है। हियर वर फॉरेस्ट एंसेंट एज द हिल्स, और वहाँ पर क्या है, जो पहाड़ या जो फॉरेस्ट है वो पहाड़ जितने पुराने हैं, जितने पहाड़ है उतने ही पुराने फॉरेस्ट हैं। एनफोल्डिंग सनी स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी, और वहाँ पर जो फॉरेस्ट है वहाँ पर सनी स्पॉट बने वो ग्रीनरी के ऊपर। एक इमेजिन करना है कि जैसे वहाँ पर सन की रेज आती करती है, तो एक जो सन स्पॉट बन जाते हैं, ऐसे उस ग्रीनरी में सन स्पॉट बने हुए हैं। आगे से आपकी ये थोड़ा टिपिकल सा विजन स्टार्ट हो रहा है। बट ओ डीप रोमांटिक काजम विच स्लेंटेड डाउन द ग्रीन हिल अथवाट सेडन कवर। वहाँ पर क्या है, एक डीप गहरा रोमांटिक बहुत सुंदर कैजम है, एक गहरी खाई है। कैजम जो वी शेप्ड होती है, विच स्लेंटेड जो तिरछी है, डाउन द ग्रीन हिल्स अथवा सेडन कवर, और वो जो पहाड़ी है उससे नीचे की तरफ आ रही है। और उस पहाड़ी, ये बोले कि जो केज़म होता है, केज़म के दोनों ओर जो पहाड़ी है वहाँ पर ग्रीनरी है, सेडन कवर हो रहा है। जो देवदार के वृक्ष हैं वो उगे हुए हैं, बहुत घने देवदार के वृक्ष लगे हुए हैं। आप इमेजिन करेंगे कि केज़म बना हुआ है, दोनों तरफ पहाड़ी है, वो स्लेंटेड है, और दोनों पहाड़ियों के ऊपर देवदार के वृक्ष लगे हुए, फॉरेस्ट बना हुआ है। ए सेवेज पैलेस, एक खतरनाक जगह है, हिंसक जगह, वॉयलेंट है, देखते पहले रूह कांप जाए। इज होली एंड एन्चेंटेड, वो क्या है, होली भी है और एन्चेंटेड भी है। ये ए सेवेज पैलेस इज होली एंड एन्चेंटेड, ये लाइन आपको लर्न हो जानी चाहिए कि इस लाइन पे बहुत कुछ चीज़ें टिकी हुई है। पोएम के अंदर चीज़ों को समेटना आना चाहिए, क्योंकि पोएम बनाने वाला जो पोइट होता है वो चीज़ों को अपने माइंड में रखता है और लिखता हुआ चला जाता है। तो ए सेवेज पैलेस इज होली एंड एन्चेंटेड, वो जगह कैसी है, खतरनाक है, हिंसक है, डरावनी है, परंतु उसने होली भी लिखा हुआ है। इसका बाद में बताऊंगा होली क्यों है। एंड एन्चेंटेड मतलब, एन्चेंटेड का मतलब दो चीज़ें होती है जिसके ऊपर जादू कर दिया गया हो, और दूसरा यहाँ पर एन्चेंट का मतलब भी निकल रहा है कि उसने पोइट को भी एन्चेंट कर लिया है, जिसमें पोइट भी मंत्र मुग्ध है, इतना खूबसूरत साथ में। क्योंकि रोमांटिक केस भी लिखा हो, केजम लिखा हुआ है, रोमांटिक का मतलब सुंदर, तो एक डीप रोमांटिक केजम है, इसलिए वो एन्चेंटेड है। ऐसा लगता है इसके ऊपर जादू कर दिया है, परंतु जादू दोनों पे हो रहा है कि उसकी सुंदरता ने पोइट को भी मंत्रमुग्ध कर दिया है, और वो होली भी है, बट सेवेज प्लेस सॉरी। As ever beneath a waning moon was haunted by women
wailing for her demon lover, and from this chasm with ceaseless turmoil seething, as if this earth in fast thick pants were breathing. आपको इसके अंदर यहाँ तक की एक विजन बनानी है। यहाँ से यहाँ ये कह रहे हैं, आपको उल्टा चलना पड़ेगा कि ये जो केज़म है, इस केज़म के वहाँ से होकर के जो नदी निकल रही है, वो नदी से आवाज़ें आ रही है। सीजलेस, कंटिन्यू, टर्मोइल, शोर शराबा, सीदिंग, कोई चीज़ उबलती है, जब गुस्से में कोई चीज़ उबलती है उसको बोलते हैं सीदिंग। तो यहाँ पर सीध क्या चीज़ कर रही है, वहाँ से जो नदी निकल रही है। तो नदी निकलने से आप इमेजिन करेंगे, जब कोई केज़म है और आप कभी इस तरह के जगहों पर जाएं तो आप नोट करना, वहाँ से पानी बहने की बहुत ज़बरदस्त आवाज़ आती है। तो जो शोर शराबा आ रहा है तो सीजलेस है, टर्मोइल सीदिंग है, और वहाँ पर कैसा लग रहा है, वो जो आवाज़ आ रही है वो ऐसा लग रहा है जैसे पृथ्वी सांस ले रही है, पृथ्वी सांस ले रही है, बहुत आवाज़ें आ रही है। तो वो जो आवाज़ें आ रही है वो आवाज़ें किसकी तरह है, जैसे कि एक औरत रो रही है, चिल्ला रही है, क्राई कर रही है फॉर हर डेमन लवर, उसके डेमन लवर के लिए। आप समझ रहे हैं, यहाँ तक की एक विज़न है कि केज़म से होकर के एक सीजलेस टर्मोइल सीदिंग रिवर इज रनिंग आउट। एक कंटिन्यू से एक नदी बह रही है, उसकी आवाज़ बहुत तेज आ रही है, उसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ पर पृथ्वी सांस ले रही है, उसकी आवाज़ इस तरह की आ रही है, और उसकी आवाज़ जो है किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ की तरह है, जो डेमन लवर के लिए रो रही है। और वो कहाँ बैठी हुई है, वेनिंग वूमेन जो बीनीथ है, वेनिंग मून, जो ऐसा चंद्रमा जो खत्म होता जा रहा है, जो चंद्रमा छोटा हो गया है, क्षीण हो गया, डीके हो गया है, या फिर आधा चंद्रमा रह गया, उससे आधा रह गया है। तो ऐसे चंद्रमा से डिक्रीजिंग जो मून है, ऐसे चंद्रमा के नीचे बैठ करके कोई औरत रो रही है अपने डेमन लवर के लिए। तो ऐसी आवाज़ें आ रही है, इसलिए वह जगह कैसी हो गई, हॉन्टेड हो गई, वह जगह एन्चेंटेड हो गई। नेक्स्ट इमेज बनती है आपकी, अ माइटी फाउंटेन मोमेंटली वॉज फर्स्ट। आपकी सेकंड इमेज बनेगी यहाँ से, ए माइटी फाउंटेन मोमेंटली वॉज फर्स्ट amid whose swift half intermittent burst, huge fragments vaulted their rebounding hell, or chaffy grain beneath the thresher fell. दूसरी इमेज आपकी बनेगी यहाँ तक। यहाँ कह रहा है कि उस केज़म के बाद में वहाँ पर क्या है, एक फाउंटेन है जो मोमेंटली बीच बीच में वो फोर्सफुली बर्स्ट हो रहा है, थोड़े थोड़े अंतराल में वो बर्स्ट हो रहा है। और बर्स्ट होने पे क्या निकल रहा है, वहाँ पर ह्यूज फ्रेगमेंट, वहाँ पर बड़े बड़े टुकड़े। अब बड़े बड़े टुकड़े काहे के हैं, कोई चीज़ पानी नीचे गिरेगा, आपको इमेजिन करना, कोई पानी नीचे गिरेगा और गिर के उछलेगा, तो जिस तरह से पानी नीचे एकदम बड़े, एकदम से वो बल्क क्वांटिटी में पानी नीचे गिरता है, तो डेट इज अ फ्रेगमेंट। और वो वापस उछलेगा, रिबाउंड होगा, तो जो उछलता है, तो हेल का मतलब होता है जो अपने आइस के टुकड़े होते हैं। अब वहाँ पर आइस के टुकड़े से मतलब नहीं है, लाइक के रिबाउंडिंग हेल लिखा हुआ है, मतलब वहाँ आइस के टुकड़े नहीं, लेकिन उन्होंने इमेजिन किया है कि जैसे कि जो पानी नीचे गिरता है और एकदम से भाप जो छोटी बूंदों के रूप में एकदम से उछलता है, और वहाँ क्या बन जाता है, चीज़ उछल करके और मेहराब बनाती है, चीज़ उछल करके और मेहराब बनाती है। जैसे कि आपने किसी वाटरफॉल के वहाँ पर देखा होगा, पानी एकदम से नीचे गिरता है और एकदम से वापस वो बाउंस होता है, तो पानी जब बाउंस होता है तो वहाँ पर क्या बन जाता है, एक आर्क बनता है, एक वॉल्ट बनती है वहाँ पर।
तो इसलिए कह रहा है कि ह्यूज फ्रेगमेंट्स वोल्टेड, जो ह्यूज फ्रेगमेंट आता है और वहाँ क्या बना देता है, वोल्ट बना देता है, लाइक ए रिबाउंडिंग हेल, जैसे कि वहाँ पर जो बारीक बारीक बूंदे हैं या टुकड़े हैं वो उछल रहे हैं और वोल्ट बना रहे हैं। और शेफी ग्रेन, आप इमेजिन कर रहे हैं कि पानी बल्क क्वांटिटी में नीचे आता है और एकदम से वो चट्टानों से टकरा करके वापस रिबाउंस होता है छोटी छोटी बूंदों के रूप में। जो छोटी छोटी बूंदों के रूप में रिबाउंस हो रहा है वो क्या है, हेल है। और शेफी ग्रेन बीनीथ द थ्रेशर फ्लेल, फ्लेल होता है जो पट्टा, जो थ्रेशर मशीन होती है इस पर जो पट्टा चलता है और उसको गेहूं को उसके भूसे से अलग करता है, उसके ऊपर मार पड़ती है और वो भूसा अलग करता रहता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे जो ग्रेन होते हैं, जो अनाज होते हैं वो नीचे गिर जाता है और जो आपका जो शेफी होता है, शेफी वो जो शेफ है वो उछलता है एकदम से बाहर की तरफ, वो एकदम से उड़ता है। तो जो उड़ रहा है, जो बिखर रहा है वो भी हेल हो रहा है, जो उड़ रहा है बिखर रहा है वो हेल की तरह है। या फिर जो ग्रे शेफी है वो उड़ रही है। तो वो जो छोटी छोटी बूंदी होती है, आप इमेजिन कर रहे हैं बल्क क्वांटिटी में पानी आया, चट्टान से टकराया, हेल की तरह ऊपर उछल गया बारी बारी बूंदों के रूप में। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि किसी थ्रेशर मशीन के वहाँ से जो अनाज है वो तो नीचे गिर जाता है और एकदम से बारी बारी बूंदों के रूप में या छोटे छोटे टुकड़ों में भूसा जो शेफी है वो उड़ता है। ये आपकी दूसरी इमेज रहेगी। एंड मिड दीज डांसिंग रॉक्स एट वंस एंड एवर इट फ्लंग अप मोमेंटली द सेक्रेड रिवर। उसके बाद में क्या है, वो जो नदी है वो आगे बढ़ती है और वो बीच बीच में, नदी के बीच में जो पत्थर हैं उन पत्थरों से वो पत्थरों से टकराते हुए मेंढर की तरफ वो आगे बढ़ती है। 5 माइल्स मेंडरिंग विद ए मेजिन मोशन। मेंडरिंग का मतलब वही जो जियोलॉजी के स्टूडेंट होंगे, ज्योग्राफी के स्टूडेंट होंगे कि नदी जो है मेंढर बनाती हुई वैसे घूमती हुई, खाती हुई, बल खाती हुई वो आगे बढ़ती जाती है। और डांसिंग रॉक्स, उसमें जो नदी के बीच जो पत्थर हैं वो पत्थर या तो लुढ़कते हैं या फिर पत्थरों की वजह से नदी भी टर्न कर रही है। तो मिड दिस डांसिंग रॉक्स एट वंस एंड एवर फ्लंग अप मोमेंटली द सेक्रेड रिवर 5 miles meandering with a meji motion through wood and dale the सेक्रेड रिवर रेन। और वो जंगल से होती हुई, घाट से होती हुई वो नदी आगे बढ़ती जाती है। देन रिच्ड द केवर्स मेजरलेस टू मैन। और वो कहाँ जाकर पहुँच जाती है, वो वही जो ऐसी गुफाएं जो मेजरलेस है उन गुफाओं तक पहुँच जाती है। उसके बाद में वो आगे सेंक इन टुमुल्ट टू ए लाइफलेस ओशियन, ऐसे सागर में जाकर गिरती, जो लाइफलेस है वहाँ आवाज़ करती हुई उसमें वो गिरती है। एंड मिड दिस टुमुल्ट कुबला हर्ड फ्रॉम फार एंसेस्ट्रल वॉइस प्रोफेसिंग वॉर। वो जो टुमुल्ट है, जब वो नदी सागर में गिर रही है तो वहाँ से जो आवाज़ आ रही है वो आवाज़ कैसी लग रही है उसको, कुबला खान को, कि जैसे उसके जो पूर्वज हैं वो उसके आने वाले वॉर के बारे में उसको भविष्यवाणी कर रहे हैं कि तैयार हो जाओ, वॉर होने वाली है। एक्चुअल में अब यहाँ पर उस आवाज़ का उससे क्या लेना देना है, मैंने आपको बताया कि कुबला खान एक हिस्टोरिकल एक फिगर है जिसने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। उसकी ज़िंदगी में उसने इतनी लड़ाई लड़ी कि वो हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहता था। तो एक यह ऑब्सेशन है। ऑब्सेशन का मतलब होता है जब व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचता है तो उसको वही चीज़ें सुनाई देती है या वही चीज़ें उसको दिखाई देती है। तो वो वॉर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता था, इसीलिए उसको जो इस तरह की आवाज़ें आ रही है, यहाँ पोइट ने इसी चीज़ को लिया है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट बनाया है कि उसको वहाँ से जो आवाज़ आ रही है वो आवाज़ ऐसी लग रही है जैसे कि एंसेस्ट्रल बोल रहे हैं कि युद्ध होने वाला है, तुम तैयार रहो। सॉरी,
द शेडो ऑफ द डोम ऑफ प्लेजर फ्लोटेड मिडवे ऑन द वेव्स। जो डोम की जो शेडो है, डोम ऑफ प्लेजर, जो डोम की शेडो है वो पानी की जो तरंगे हैं, वेव्स हैं, उन पे उसकी शेडो दिखाई दे रही है, फ्लोट कर रही है। देयर वॉज हर्ड द मिंगल्ड मिजर फ्रॉम द फाउंटेन एंड द केव्स। और वो जो उसका पैलेस है, वो पैलेस इस तरह का है कि जहाँ पर फाउंटेन से भी आवाज़ आ रही है और केव से भी आवाज़ आ रही है, वो दोनों आवाज़ें मिक्स हो रही है, वहाँ पर वो आवाज़ें सुनाई दे रही है। इट वॉज ए मिरेकल ऑफ रेयर डिवाइस, ए सन्नी प्लेजर डोम विद केव्स ऑफ आइस। पोइट कर रहे हैं कि वो भी बड़ी अजीब जगह थी, क्योंकि एक तरफ तो वहाँ पर जो डोम था उसके ऊपर सन की रेस गिरती थी और वो डोम कैसा रहता था, गर्म रहता था, और दूसरी तरफ पास ही 10 माइल दूर वहाँ पर जो केव्स थी, वो केव्स कैसे थी, आइसी चिल्ड थी, वो केव्स आइस की तरह ठंडी थी। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वहाँ पता नहीं ऐसी कौन सी रेयर डिवाइस थी, मिरेकल डिवाइस थी, कि एक तरफ तो जो है डोम कैसा है, वार्म है, गर्म है, और दूसरी तरफ जो केव्स है वो आइसी चिल्ड हो रही है। अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, ये वाला पैराग्राफ एक्चुअल में इस पोएम से संबंधित नहीं है। ये वाला इसका एक ऐसा विजन है जिसने कहीं पर कोई म्यूजिक सुना था और उस म्यूजिक को वो रिकलेक्ट करता है और उस म्यूजिक को और इस कुबला खान को वो आपस में जोड़ता है। यहाँ पर हम इसको पढ़ते हैं आगे। अ डैमसेल विद डल्सीमर इन ए विजन वंस आई सॉ। वो कह रहा है कि मैंने एक लड़की को देखा था जो डल्सीमर बजा रही थी। डल्सीमर एक इंस्ट्रूमेंट है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, तार वाला वाद्य यंत्र, वो उसको बजा रही थी। इन ए विजन, किसी सपने में, वंस आई सॉ। इट वॉज एन एबिसीनियन मेड, वो शायद एबिसीनियन की रहने वाली थी। एबिसीनिया एक जो यूथोपिया कंट्री है उसी का नाम एबिसीनिया है। तो एबिसीनिया की रहने वाली एबिसीनियन मेड, एंड ऑन हर डल्सीमर शी प्लेड सिंगिंग ऑफ माउंट अबोरा। वो कह रहे हैं ये जो माउंट अबोरा है ये फिक्शनल नेम है और जो एबिसीनिया है ये यूथोपियन नेम है। तो वो कह रहे हैं कि जो लड़की थी वो डल्सीमर बजा रही थी और वो माउंट अबोरा का गाना गा रही थी। Could I revive within me her symphony and song to such a deep delight, it would win me that with music loud and long। वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं उसको रिवाइव कर पाऊँ, उसको उसके म्यूजिक को अगर मैं रिकलेक्ट कर पाऊँ, उसके सिम्फनी के उसके सॉन्ग को मैं रिलेट कर पाऊँ, तो टू सच ए डीप डिलाइट इट वुड विन मी। तो मैं ये मुझे बहुत गहरा आनंद देगी और ये मेरे पर छा जाएगी, मतलब मैं मंत्रमुग्ध हो जाऊंगा। डेट विद म्यूजिक लाउड एंड लॉन्ग आई वुड बिल्ड दैट डोम इन एयर। वो कह रहे हैं कि अब उस म्यूजिक को याद करके मैं भी कुबला खां की तरह उसी तरह का एक डोम हवा में बना सकता हूँ। यहाँ पर वो म्यूजिक की ताकत दिखा रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर वो जो संगीत था उसने कभी और विजन में सुना होगा, उसने उसको कुबला खां के साथ में उसने उसको लगाया है कि उस म्यूजिक को सुन करके मैं भी कुबला खां की तरह ही ऐसे एक डोम को हवा में बना सकता हूँ। तो यहाँ पर ये दोनों ही आइडेंटिटी मर्ज हो रही है। कहने का मतलब ये है जो अब आपका जो पॉइंट है वो कुबला खां की जगह ले रहा है कि मैं भी ऐसा डोम बना सकता हूँ। आप समझ रहे हैं? अब आइडेंटिटी कुबला खां की जगह पॉइंट की आ गई कि मैंने ऐसा संगीत सुन रखा था, मैंने कभी उस संगीत ने मुझ पर जादू किया था, और अगर उस संगीत को मैं आज भी दोबारा याद करूं, उसको रिकलेक्ट करूं, तो शायद मैं भी एक ऐसा डोम बना दूंगा। तो आई वुड बिल्ड दैट डोम इन एयर
देयर सन्नी डोम दोस केव्स ऑफ आइस, मैं वो जो सन्नी डोम है वो बना सकता हूँ। मैं केव्स ऑफ आइस, जो बर्फ की तरह जो ठंडी केव्स हैं उनको बना सकता हूँ। एंड ऑल हु हर्ड शुड सी देम देयर एंड ऑल शुड क्राई बीवेयर बीवेयर। वो ये कह रहे हैं कि जो कोई भी मेरी इस कविता को सुनेगा, कुबला खान के बारे में जो कोई भी सुनेगा, वो कुबला खां को भी देखेगा। जो कोई भी मेरी इस कविता को सुनेगा वो कुबला खां को भी देखेगा, उसको वहाँ पर कुबला खां भी दिखाई देगा। मतलब वो इस कविता पे इतना खो जाएगा कि वो ऐसे विजन के अंदर उस कुबला खां की रचना को भी देखेगा, मेरे डोम के साथ में जो मैं डोम बना दूंगा। एंड ऑल हु हर्ड should see them there and all should cry beware beware, और सभी चिल्लाएंगे beware, सावधान हो जाओ। his flashing eyes, his floating hair, वो क्या देखेंगे, उसकी चमकती आंखें देखेंगे, उसके बिखरे उड़ते बाल देखेंगे। wave a circle round him thrice, और उसके चारों तरफ वो 3 गोले बना लेंगे। एज ए सुपरस्टिशन, यहाँ पर एक अंधविश्वास की तरह लिया है। और मैंने आपको बताया यहाँ पर आइडेंटिटी मिक्स कर देता है। इस पैरा के अंदर पोइट अपनी कुबला खां के साथ आइडेंटिटी मिक्स कर रहा है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, नोटिस रखना है। तो हिज प्रेसिंग आइज, हिज फ्लोटिंग हेयर, व्यू ए सर्किल राउंड हिम थ्राइस एंड क्लोज योर आइज विद होली ड्रेड, और अपने आंखों को बंद कर लो एक पवित्र ड्रेड से। फॉर ही ऑन हनी ड्यू हैथ फेड एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज, जो कि उस आदमी ने, उस शख्स ने शहद खाया है और उसने स्वर्ग का दूध पिया है। जो एक ऐसी आकृति, एक ऐसी फिगर, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसने स्वर्ग, जिसकी कंपैरिजन वो एक ऐसे देवताओं के साथ कर रहे हैं जिसका लालन पालन स्वर्ग के देवताओं की तरह हुआ है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज और ही ऑन द हनी ड्यू हैज फीड, इसीलिए ये जो मैंने आपको बताया था होली पैलेस, होली एंड एन्चेंटेड प्लेस, तो ये एक सेवेज पैलेस है उसकी तरह का, क्योंकि वो उसके वहाँ के साम्राज्य की बात है। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने स्वर्ग का कि वहाँ के देवताओं वाला दूध पिया है, वहाँ का उसने शहद खाया है, जिसकी आंखें चमकती हुई है, जिसके बाल बिखरे हुए हैं, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो राज करने वाली पर्सनैलिटी है, जो किसी के जो एक बहुत बड़ा क्वेंकरर है, जिसने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है। तो ऐसा व्यक्ति को उन्होंने पोइट ने गॉडली इमेज दी है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने बोला है ए सेवेज प्लेस इज होली एंड एन्चेंटेड। थैंक यू। मेरे नोट्स जो बने हुए हैं, अगर आपको लगे तो आप देख लीजिएगा एक बार। कुबला खां by English poet Samuel Taylor Coleridge, फाउंडर ऑफ रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लैंड, जो इंग्लैंड के अंदर जब पहली बार रोमांटिक मूवमेंट हुआ था उसका ये फाउंडर रहे हैं। रिटर्न इन सेमी कॉन्शियस स्टेट ऑन अकाउंट ऑफ ओपियम टेकन, उन्होंने थोड़ी ओपियम ले ली थी एज ए मेडिसिन, तो वो सेमी कॉन्शियस स्टेट में चले गए थे। उस समय उन्होंने इस पोइम को कंपोज किया था। ही वॉज मेकिंग ए पेरुजल ऑफ अ बुक पुरकास इन पिलग्रिमेज बाय सैमुअल पुरकास, उन्होंने वो एक बुक का वो पेरुजल कर रहे थे। पेरुजल का मतलब होता है जब वो बुक को बहुत ध्यान से पढ़ रहे थे। तो वो सैमुअल पुरकास की बुक थी, पुरकास हिज पिलग्रिमेज, उस बुक को ध्यान से पढ़ रहे थे। हिज आइज क्लोज्ड अपॉन द लाइन्स, उसकी आंखें इस लाइन पर बंद हो गई थी, नींद आ गई थी उनको एकदम से। एट जेनेडू कुबला खां बिल्ट ए प्लेजर
palace. बट हिज आई क्रिएटिव आई विजन ओपन, परंतु उसकी जो क्रिएटिव विजन थी वो ओपन हो गई. वो खुद तो सो गया परंतु क्रिएटिव विजन उसकी ओपन हो गई, मतलब वो कल्पनाओं में चला गया. एंड ही कंपोज अबाउट 200 लाइन्स इन स्टेट ऑफ इन वेकिंग ड्रीम. और उसने ये जो जागते हुए सपना देखने वाली चीज़ें होती है सेमी कॉन्शियस स्टेट, उसके अंदर 200 लाइन उसने बना ली थी. आफ्टर बीइंग फुली अवेकन ही रोट डाउन, but unfortunately interrupted by a chance a visitor, the poem remained incomplete. उसने इसकी कुछ जो लाइन लिखी थी उसके बाद में कोई ट्रांस विजिटर आया, उसकी वजह से वो पोएम इनकम्प्लीट रह गई. पब्लिश्ड इन 1816. हिस्टोरिकल करेक्टर है कुबला खान. तो कुबला खान वॉज द ग्रैंडसन ऑफ गेंगिस खान. ही वॉज ग्रेट रूलर ऑफ युवन डायनेस्टी और मंगोल डायनेस्टी. He made Chengdu, the original name of Xanadu, summer capital, famous for its palaces, gardens and waterways. River elf is fictional, परंतु जो रिवर एल्फ का इसमें जिक्र आया है वो फिक्शनल है, वो काल्पनिक है. कुबला खान built a stately pleasure dome by giving a decree in Xanadu, where Elf River, the sacred one, ran through measureless caverns and fell into a sunless sea. Sea was so big and vast that even the sun could not reach there, presumed that there is no life. There were 10 miles of fertile land with walls and towers were girdled around. The fertile land was full of bright gardens and sinuous rills. In garden there were many fragrant trees. There were many forests as ancient as hills. In forest the greenery was spotted by sun rays. Now poet portrays the beautiful deep and slanted chasm, either side of which are hills covered with cedar trees. Natural beauty of Xanadu seems enchanting the poet, so he gives it mythological touch. क्या बोलता है उसको वो? A savage palace is holy and enchanted. Now the poet draws a haunting image. यहाँ से वो एक haunting image वो create कर रहा है. From this chasm a ceaseless turmoil of seething river, जो उबलती रिवर है, ऐसी नदी जो गुस्सा खा रही है, is coming out as if the earth is painting here. This noise seems to be woman's crying for her demon lover because beneath a waning moon. So introducing, इसलिए यहाँ पर जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं वेनिंग मून, वेलिंग वुमेन, डेमन लवर, तो पोइट क्रिएट्स ए सेवेज प्लेस एज होली एंड एन्चेंटेड. पोइट फॉर्म्स another image of a mighty fountain which forcefully burst momentarily, and during each burst huge fragments come out and spread like a vault of hells. Here poet makes a unique comparison. Water rebounds and scatters into drops as grain safely bounces and drops while it is threshed. Now the sacred river Elf violently flows ahead, dancing between rocks 4-5 miles, making meander or zigzag path through the forest and valleys, ultimately reaches to the measureless caves just before falling into lifeless ocean, making noisy sound. Amidst the tumult created by Elf, Kubla Khan surprisingly listens the ancestors prophesying the coming war. Actually, he was a great warrior, always thinking about war and conquest, so it was a result of supernatural obsession with human psychology. Poet says that
The shadow of dome-shaped palace is floating on the water waves. The mingled sound from the fountain and the caves can be heard in the palace. On the one side of palace, sun rays was making dome warmth. On the other side, caves are chilled like ice. To be like that was due to a rare device. Next image is associated with music ever heard before. उसने पहले कभी कोई म्यूजिक सुनी होगी, वो उससे संबंधित इमेज है. Poet says once in a vision he saw a young woman, Abyssinian, playing a dulcimer and singing of Mount Abora, a mythical palace. The song was so melodious that he had won the poet's heart and he wants to revive it. Poet longs that if he restored that music loud and long, he would have built sunny dome, icy caves in air. Who have heard them would really see here his flashing eyes. His for Kubla Khan. His floating air. Everyone around him merging identity on self. यहाँ पर वो अपनी आइडेंटिटी मर्ज कर रहा है. वुड शाउट beware. Poets and Kubla Khan, like superstitions, would be encircled thrice by ones to be safe from his path. Coleridge makes Kubla Khan mysterious image by imposing divine or godly element who has fed on honeydew and milk of paradise, so he has godly powers, so people around him should close their eyes in fear. No regular rhyme scheme, varies from stanza to stanza. हाईली विजनरी पोएम है ये. मास्टरपीस ऑफ रोमांटिक पोइट्री मानी जाती है. लिटरेरी डिवाइस है. सिमिली हुज फ्रेगमेंट्स लाइक हेल, या हेल आ गया, लाइक आ गया वर्ड. पर्सोनिफिकेशन में लेंगे आप कि अर्थ इज पेंटिंग. नेक्स्ट है सिनिकडॉक. ये क्या होता है? ए पार्ट ऑफ समथिंग रिप्रेजेंट्स द होल. ऐसा कोई शब्द जो एक पूरे पार्ट को सिनिकडॉक कर देता है, बता देता है. जैसे यहाँ पर एक माइटी फाउंटेन है, वो वाटरफॉल के लिए आए. एक्चुअल में क्या, नदी के बीच में जा रही, बीच में फाउंटेन आ जाएगा? नहीं आएगा. वहाँ पर क्या होगा, नदी वाटरफॉल से नीचे कूद रही है और बाद में वो बाहर उछल रहा है पानी. तो जो पानी उछल रहा है वर्ल्ड की तो उछल रहा है, ये फाउंटेन बन रहा है. तो यहाँ पर ये क्या है, सिनिकडॉक किस बात का है कि वाटरफॉल के लिए है. असोनेंस, जब रिपीटेशन ऑफ वाउल, इसके अंदर आपका ईच जो वाउल है वो रिपीट हो रहा है. डीप डिलाइट के अंदर ए जो केवंस बिजरलेस टू मैन में ए हो रहा है. कंसोनेंस, जहाँ पर रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट्स होता है, डी डीप डिलाइट में और एफ फ्रॉम द फाउंटेन से. थैंक यू. आपको ये वीडियो पसंद आए उसके लाइक एंड कमेंट शेयर करें.